कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तक्षशिला इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है हम एक लेक्चर सीरीज कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया जो कि हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, उसको कवर कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में हमने एक चीज समझी, वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि हमने तीन चीजों को समझ लिया था फर्स्ट लेक्चर में कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट कैसे आई, खिलाफत मूवमेंट आई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाना। जब ये सारी चीजें जान गए तो गांधी जी ने क्या किया, एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च किया जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आज हम लोग इससे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी एक्चुअली सारे मूवमेंट बड़े थे, लेकिन कुछ मूवमेंट के बारे में जब हम डिस्कस करें ना तो कुछ मूवमेंट्स की अलग ही पहचान होती है। उन्हीं में से कोई एक मूवमेंट है, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा ही था, ठीक है। इसमें भी सब कुछ वैसा ही चलेगा, लेकिन ये थोड़े बड़े पैमाने पर लॉन्च होगा, ठीक है। देखते हैं होता क्या है। 1922 ये वो पीरियड है जिस वक्त चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। हम लोगों को पता था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग देख रहे थे। हम लोगों को पता था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको हम लोग तीन पार्ट में देख रहे थे। क्या थे वो तीन पार्ट? टाउन था, विलेज था और ट्राइब्स थे, ठीक है। विलेज और ट्राइब्स में वायलेंस आ गया था, और टाउन्स में क्या हुआ था? टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया सारी जगह से, तो फिर क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है। फेल होने लग रहा था तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। कुछ पुलिस वाले थे, एक पुलिस स्टेशन था, इसमें टोटल 22 पुलिस कांस्टेबल थे। यहां पे ना पुलिस का एक तरीके से समझो कि मिलिट्री शासक चलता था, मिलिट्री राज चलता था। पुलिस वाले थोड़ी सी जुर्म किया करते थे लोगों के ऊपर। तो लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत में आकर के इस पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। और जो 22 पुलिस कांस्टेबल थे ना, ये रिकॉर्ड के तहत कहा जाता है कि जो 22 पुलिस कांस्टेबल थे वो जलकर मर गए, जिंदा जल करके मर गए। जैसे ही गांधी जी के पास ये न्यूज गई, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? हमने तीन हिस्से में देखा था, टाउन, विलेज एंड ट्राइब्स। यहां पे तो वायलेंस आ ही गया था, यहां पर वायलेंस आ ही गया था, लेकिन मेन रीजन क्या था नॉन कोऑपरेशन बंद होने का? वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा है कहां पे? चौरी चौरा कहां है? नाम सुना सुना लगता होगा। चौरी चौरा कहां है? यूपी में एक स्टेट बोल रहा हूं, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर, ठीक है, जहां गोरखधाम मंदिर भी है। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये चौरी चौरा, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया कि नहीं भैया, ये मूवमेंट अब वायलेंट होता जा रहा है, हम इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद हो गया। जब नॉन कोऑपरेशन बंद हुआ तो एक टाइम पीरियड था 1922 से 1928। इस टाइम पीरियड में ये काफी शांत समय था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता, सर ये शांत समय था किसके लिए? क्या हमारे लिए शांत समय था? नहीं सर, ये शांत समय जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए था। यानी कि कोई मेजर आंदोलन, कोई बड़ा आंदोलन इस पीरियड में, इस 6 साल के पीरियड में नहीं हुआ, ठीक है। 1922 से 1928 के बीच में कोई भी मेजर आंदोलन इस देश में नहीं हुआ, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी शांत समय था। लेकिन 1928 में कहा जाता है ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान खुद अपनी जिंदगी बिगाड़ लिया, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो ब्रिटिशर्स ने थोड़े से कुल्हाड़ी मार लिया। देखो डिस्कस करते हैं क्या हुआ। पहले 1926 का एक टाइम पीरियड समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल, यानी कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था।
इंडिया में क्या आ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अब हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ होता है हम किसे कोसते हैं, सरकार को। कुछ भी गलती हुई हम कोसेंगे किसे, सरकार को। ठीक है, यही चीज उस समय भी होता था। इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो किसान जो थे, किसान के पास पैसे नहीं रहे, किसान ने किसको कोसा, सरकार को। उस समय सरकार कौन सी थी, ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स को कोसा कि हाँ भैया ब्रिटिशर्स की गलती है जिसकी वजह से आज हमें नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो हैं वो गिरने लग गई। एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्या हुआ, वो गिरने लग गई। देयर वाज अ डाउनफॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइसेस इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, एक चीज तो ये समझने वाली थी। ठीक है, दूसरी चीज ये समझना था यहां पे कि जो 1922 से 1928 का जो पीरियड था, ये जो 6 साल का पीरियड था, 6 इयर्स का जो पीरियड था, इस बीच में चलो ठीक है कोई मेजर आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, छोटे मोटे आंदोलन पैचेस में चल रहे थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेरा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, इस टाइप से छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे। नॉन कोऑपरेशन तो बंद हो गया था, लेकिन कुछ छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे ना वो थोड़े बहुत शांति समय था, शांति थी उनकी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन वो शांति से खुश नहीं थे। ठीक है, उन्हें समझ में क्या आ रहा था कि यार ये कुछ ना कुछ बड़ा ना कर दे। कहते हैं ना कि वो काफी ज्यादा सन्नाटा जो है वो आने वाली किसी तूफान का मतलब संकेत होता है। वही चीज था, ब्रिटिशर्स को यही लगा कि यार इतना छोटे छोटे पैचेस में आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ये फिर से कोई नॉन कोऑपरेशन जैसा कोई मूवमेंट ना लॉन्च कर दे। अब जो और दूसरी चीज ये कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी इंडिया में, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इसको मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली। चाल क्या थी, 1928 साइमन कमीशन। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा साइमन कमीशन के बारे में, सुना होगा, ये नाम तो सुना होगा, साइमन। साइमन, ठीक है, ये कब आए, 1928 में। इनका पूरा नाम क्या था, सर जॉन साइमन। अच्छा, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा, सर हम ब्रिटिशर्स के सामने सर क्यों लगाते हैं, लॉर्ड क्यों लगाते हैं, हम इतनी इज्जत क्यों देते हैं। एक्चुअली वी रिस्पेक्ट आवर पास्ट। अगर हम अपने इतिहास की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम अपने फ्यूचर को संभाल सकेंगे। यही चीज है, इतिहास से हम सीखते हैं चीजों को। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे हम उन्हें एक रिस्पेक्टफुल निगाहों से देखते हैं, हम उन्हें गलत निगाहों से नहीं देखते। ये हमारी अच्छाई है और हमें हमेशा जब आप एग्जाम में आंसर भी लिखेंगे तो आपको सर लिखना है, लॉर्ड लिखना है, कोई भी ब्रिटिशर्स होंगे उनके नाम के आगे। ठीक है, चलो, इनका नाम था सर जॉन साइमन। आप लोगों ने बर्गर खाया है, कुछ बड़े बड़े बर्गर के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या दुकान होते हैं उनके नाम भी आपको पता होंगे, जैसे कि एक मैंने सुना है मैकडोनाल्ड, ठीक है, एक बर्गर किंग, बर्गर सिंह। तो एक नाम जो मैंने सबसे पहले लिया, मैकडोनाल्ड, ये नाम बहुत फेमस है हिस्ट्री में, बहुत नहीं फेमस है, चलो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक फेमस है। ठीक है, उस वक्त ये ब्रिटेन में बैठा करते थे, जो मैकडोनाल्ड भैया थे ये कहां बैठते थे, ये ब्रिटेन में बैठा करते थे। एक तरीके से ये प्रेसिडेंट कह लो कि उस समय ब्रिटेन के प्रेसिडेंट ये हुआ करते थे किसी जमाने में, मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइमन भैया को इंडिया भेजा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमी जो थी इंडिया की वो गिर रही थी। ठीक है ना, प्लस इस चीज को ध्यान रखने के लिए कि कोई मूवमेंट इंडिया में लॉन्च ना हो जाए, रीलॉन्च ना हो जाए, इस चीज को ध्यान रखने के लिए मैकडोनाल्ड भैया ने साइमन को इंडिया भेजा कि साइमन बच्चे तुम इंडिया जाओ। ठीक है, इंडिया जाने के बाद वहां पे थोड़े बोरे कॉन्स्टिट्यूशनल, यहां ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कि भैया साइमन आप इंडिया जाओ, इंडिया जाकर के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करो। हम थे भोले भाले बालक, हमें आया ये खबर कि ब्रिटेन से कोई बड़े से महाराज आ रहे हैं जिनका नाम है साइमन, वो आकर के देश में सुधार करेंगे। अब सुधार कैसा, सुधार कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को वो चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी जो झूठ थी या सच्चाई पता नहीं है आज तक, जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कहा गया था कि ये इंडियंस के हित में होगा, इंडियंस के बेनिफिट में होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज थी।
लेकिन पता है हमारे मन में एक डर क्या आया, इंडियंस के मन में उस वक्त डर क्या आया कि भैया साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? आप मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हो और मुझे मीटिंग में बुलाया ही नहीं, ये क्या सही बात है? खुद ही सोचो कि यार मेरे घर के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है और मैं उसमें मौजूद ही नहीं हूं, मुझे बुलाया ही नहीं गया, तो क्या आपको एक्सक्लूडेड फील होगा? ठीक है, आप अवेलेबल थे, ऐसा भी नहीं कि आप बिजी थे, आप अवेलेबल थे, फिर भी आपको नहीं बुलाया गया, क्या आपको एक्सक्लूडेड फील होगा? बिल्कुल होगा। यही चीज यहां पे हुआ, इंडियंस को एक्सक्लूडेड फील हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन जो था जिसमें सर जॉन साइमन आए थे, किसने भेजा था? मैकडोनाल्ड भैया ने भेजा था। किसको भेजा था? साइमन भैया को, इंडिया के लिए। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से ध्यान देना है, इंडियन जो थे वो डर गए कि नहीं, यहां पे कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो हुई थी यहां पे, उन्होंने बोल दिया था गो बैक साइमन भैया, गो बैक साइमन, या फिर साइमन गो बैक। समझो ना, उसने देश में कदम ही, अभी एयरप्लेन इसका उतर रहा है ऐसे, ठीक है, वो लैंड करा, साइमन जमीन पे रख रहा है, सामने लोग खड़े एकदम उसके स्वागत में, और क्या नारे लगा रहे? गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। ठीक है, कितना अजीब सा सिनेरियो हुआ होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया साइमन कमीशन क्या था। याद रखना है साइमन कमीशन का डेट, भूलना नहीं है। साइमन कमीशन कब है? 1928। ठीक है, नॉन कॉपरेशन कब बंद हुआ? 1922। ठीक है, 1922 के बाद एक मेजर इंपैक्ट यही हुआ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भूलना नहीं है, इसका यूज बहुत है, मैं आगे बताऊंगा इसका यूज क्या है। ठीक है, अब आते 1929 का टाइम आ गया। ठीक है, 1929 का टाइम आ गया। इसमें क्या होता है? 1929 में क्या होता है? ठीक है, याद रखना ये नाम, लाहौर सेशन। लाहौर कहां है भैया? अब लाहौर कहां है भैया? ये इंडिया का मैप है, चलो मैं कह लेता हूं, ऐसा इंडिया दिखता है। इस जगह पे होगा पंजाब, ठीक है, यहां पे होगा अमृतसर, ठीक, अमृतसर के ना इधर होगा पाकिस्तान, और अमृतसर के जस्ट इधर लाहौर है। ठीक है, ये है अमृतसर और ये है लाहौर। तो लाहौर में एक सेशन कंडक्ट किया गया था, उस वक्त लाहौर इंडिया में ही था। वो सेशन किसने कंडक्ट किया था? कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने। किसने कंडक्ट किया था? कांग्रेस ने। और इसके लीडर कौन थे उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे लीडर उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन सा सेशन? लाहौर सेशन। कब हुआ? 1929। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन। इसमें कांग्रेस जो था वो लाहौर गए, और इसको लीड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लीड करते हुए कह रहे थे, जब साइमन कमीशन इंडिया में हुआ, साइमन आए, तो जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि यार ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हमें रुकना नहीं है, हमें भी लड़ना है। दो चीज होती है ना रेसलिंग में, दो चीज होती है, एक होता है डिफेंस, एक होता है अटैक। डिफेंस यानी कि जब सामने वाला हमें मार रहा है तो हम उससे बचेंगे, ठीक है। अटैक में होता है कि हम उसको खुद मारेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा, या ये अपने लिए उसने डिसाइड करा, अपने लिए क्या, हमारे लिए, पूरे इंडियंस के लिए, कि अब हमें रुकना नहीं है, हमें डिफेंस नहीं करना है, हमें अटैक करना है। इससे पहले कि ब्रिटिशर्स हमें मारने जाए, हम खुद उन्हें मारने चले जाते हैं। और यहां पे बहुत बड़ी चीज थी, यहां पे डिमांड करा पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, किसकी डिमांड करी? पूर्ण स्वराज की, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। ठीक है, 1929 में। अब समझना है, 1929 में प्लानिंग चल रही है, ठीक है, डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है समय 26 जनवरी 1930। ठीक है, कौन सा समय आता है? 26 जनवरी 1930। इस टाइम में क्या हो रहा है? ठीक है, यहां देखते हैं 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को जो ये प्लानिंग चल रही थी, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इंप्लीमेंट का मतलब लागू किया जाता है या उसके ऊपर काम किया जाता है। लाहौर सेशन का असर यह आया कि 26 जनवरी 1930 में इन लोगों ने एक शपथ लिया, एक प्लेज लिया,
कि हम भारत को आजादी दिलाकर रहेंगे। और इन्होंने उस वक्त जो इन्होंने प्लेज लिया 26 जनवरी, ये डेट याद रखना, 26 जनवरी 1930, यहां पे जो इन्होंने प्लेज लिया वो प्लेज किसके लिए था? प्लेज इज फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? जो पूर्ण स्वराज इन्होंने डिमांड करा, ठीक है, कब डिमांड करा? 26 जनवरी 1930। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? आजादी के बाद जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था नवंबर 1949 में। आई थिंक 26, आई एम नॉट श्योर फॉर दिस 26, बता 26 नवंबर 1949 के आसपास में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? इंप्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अरे भैया रीजन क्या है? 2 महीने क्यों रुक गए आप? यहां पे 2 महीने का गैप है, 2 मंथ्स, क्यों रुक गए आप 2 महीने? रीजन ये है कि इस डेट को ध्यान में रखा गया। कौन सी डेट? 26/1/1930, जब लाहौर सेशन के तहत जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत होते हुए यह डिमांड करा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 26/1/1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखने के लिए बात है कि सर 26/1 को तो इंडिपेंडेंस मांगा था, लेकिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ऐसा कैसे? तो भैया इंडिपेंडेंस हमें पहले ही मिल गई। इंडिपेंडेंस कब मिली? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमें, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस हमें पहले ही मिल गई। इस वजह से जो रिपब्लिक, जो दूसरी दिन बना हमारा, जो दूसरा दिन बना वो क्या था? वो है रिपब्लिक डे, ठीक है। ये कब मनाया जा सकता था? 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसको बनाया कब गया? 26 नवंबर 1950 में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने यहां तक कवर कर लिया 1930, 26 जनवरी 1930 क्लियर हुआ। 1922 में नॉन कोऑपरेशन बंद हुआ बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। 1926 में एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए, इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आ गई इंडिया में। 1928 में साइमन भैया को इंडिया भेजा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका काम अभी आगे भी आएगा, ध्यान रखना। 1928 में साइमन कमीशन जो हुआ था, इसमें साइमन को इंडिया भेजा गया था, ध्यान रखना, और उसको वापस भेज दिया गया। 1929 1930 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब क्या है? अब क्या है? 12 मार्च से 6 अप्रैल का दिन आता है 1930 में, ठीक है, 1930 में। एक तो भाई 26 जनवरी 1930, दूसरा क्या है? 12 मार्च 1930 से 26 अप्रैल 1930। एक बार चलो दिन गिनते कितने दिन है। 12 मार्च से 10 दिन, 22 मार्च, 22 मार्च से 10 दिन, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से 4 दिन, 6 अप्रैल, यानी कि सर 24 दिन का है, 24 डेज हैं। यानी कि 24 दिन में क्या हुआ यहां पे? एक्चुअली पता है, गुजरात एक जगह है, ठीक है, गुजरात एक जगह है, जगह क्या स्टेट है इंडिया में, राज्य है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा। कुछ ऐसा दिखता है गुजरात, थोड़ा सा अलग बन गया नहीं, चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। गुजरात कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, थोड़ा मुंह टाइप का उसका है चेहरा। ये जो जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, ठीक है। ये जो है, ये है साबरमती, साबरमती, सबने सुना है साबरमती आश्रम, ठीक है। ये जो जगह है, ये है डांडी, ये कौन सी जगह है? ये है डांडी। और ये कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात। तो साबरमती से डांडी जो सॉल्ट सत्याग्रह चला था 12 मार्च से 6 अप्रैल के लिए, इसमें गांधी जी कुछ लोगों को लेकर के, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत ही ज्यादा लोग थे, धीरे धीरे करके ज्वाइन करा था। गांधी जी कुछ लोगों को लेकर के साबरमती से डांडी जा रहे थे। कहां? साबरमती से डांडी जा रहे थे, ठीक है। ये कितने दिन चला था? ये चला था 24 डेज, ठीक है। ये कितने दिन चला था? ये चला था 24 डेज, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर करा था? 240 माइल्स। ध्यान रखना है, डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 240 माइल्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 240 माइल्स। और टाइम कितना है? 24 डेज। टाइम कितना है? 24 डेज। यानी कि हम लोग इससे निकाल सकते हैं 10 माइल्स पर डे,
वो 10 माइल डेली चलते थे। वो नहीं चलते थे एक्चुअली, उनके साथ में कुछ लोग चला करते थे। इस तरह करके ये कुछ डेट्स जो है वो हमें याद हो गई। कौन सी डेट है? 1922 नॉन कोऑपरेशन बंद हुआ, 1926 इकोनॉमिक क्राइसिस, 1928 साइमन भैया इंडिया आए जिनको भगा दिया 1929 लाहौर सेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? पूर्ण स्वराज की डिमांड करी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में सॉल्ट सत्याग्रह बोलो, सॉल्ट मार्च बोलो, डांडी मार्च बोलो, वो हुआ जिसमें गुजरात में साबरमती से लेकर के डांडी के लिए लोग निकले। कौन से लोग निकले? इंडियंस निकले। किसके अंतर्गत? गांधी जी के अंतर्गत। ठीक है, 240 माइल का डिस्टेंस था, 10 माइल पर डे करके उन्होंने कवर करा। ठीक है, डिस्टेंस 240 माइल, टाइम 24 डेज, यानी कि 10 माइल्स पर डे। यहां तक क्लियर है? बस इसमें एक चीज याद रखना है जिसको कि आगे हम अभी याद करने वाले हैं, वो है हमारे साइमन भैया। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक है, आगे देखने वाले हैं। चलो आगे स्टार्ट करते। अब आता है दिन 5 मार्च 1931। ठीक है, कौन सा दिन आया? 5 मार्च 1931। बहुत ही फेमस दिन है हिस्ट्री में। इस दिन गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट हुआ? गांधी इरविन पैक्ट। यानी कि पैक्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का समझौता। गांधी और इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो थे उनमें और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ था इसको समझना है। क्या हुआ था? देखो, इरविन जो थे ना, इरविन के ऊपर प्रेशर आया। किसका प्रेशर आया? ब्रिटेन का। ब्रिटेन में कौन बैठे हुए थे उस वक्त? मैकडोनाल्ड। कौन बैठे हुए थे? मैकडोनाल्ड। इसको समझना है ढंग से, ध्यान नहीं भटकाना यहां पे। ठीक है, ब्रिटेन में कौन बैठे हुए हैं शासन में? मैकडोनाल्ड भैया, बर्गर भैया। ठीक है, मैकडोनाल्ड भैया जो बैठे हुए हैं उन्होंने देखा कि अरे यार मैंने साइमन को भेजा, साइमन वापस आ गया रोते रोते, ये कौन सी बात हो गई। अब दूसरी बात हम देख रहे हैं कि यार एक मूवमेंट लॉन्च हो गया। अच्छा ये तो बताया नहीं ना सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, लॉन्च कहां पे हुआ, देख लो जल्दी से। यहां पे 12 मार्च 1930 जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, इट वॉज अ मार्क ऑफ द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट वॉज अ मार्क ऑफ द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि ये तो बताया नहीं था ना कि क्या हुआ। यही मार्क है, सॉल्ट सत्याग्रह जिस दिन लॉन्च हुआ यही मार्क है किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया। कौन सा मार्क है? जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो अब ध्यान देना है, ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो साइमन कमीशन प्लस साइमन कमीशन के बाद क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें हुई। मैकडोनाल्ड ने सोचा कि मैंने साइमन बेटा को भेजा, साइमन बेटा रोते रोते आ गया। दूसरा मैंने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यार इंडिया में स्टार्ट हो गया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो यार इन लोगों ने भड़कम मचा दिया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह तो हम हार जाएंगे, हमें हटा देंगे देश से। तो इस वजह से ना डर गए। डरने की वजह से लॉर्ड इरविन को मैकडोनाल्ड ने बोला कि आप इंडिया जाओ। इंडिया आया इरविन, इंडिया की हालत सही में खराब थी, इंडिया वाले सब बहुत गुस्से में थे। अब इस वजह से ना इरविन डर गया। ठीक है, लेकिन उधर से मैकडोनाल्ड का फोन आता है इरविन को, ओ इरविन क्या हो रहा है उधर, हाँ सुन रहे, काम नहीं कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ कॉल आया। ठीक है, तो कहते हैं ना फिल्मों में कि लगता है सर आपको छुट्टी की जरूरत है, आपसे काम नहीं होने वाला, आपके जगह हम दूसरे ऑफिसर भेज रहे हैं। इरविन को एकदम ऐसा ही धमकी मिली कि आप काम करके दो वरना आपकी नौकरी गई, आप काम करके दो वरना आपकी नौकरी गई। यही चीज इरविन के साथ हुआ। ठीक है, तो इरविन रोते रोते पहुंचा कहां? गांधी जी के पास कि महात्मा गांधी प्लीज हमें बख्श दो। ठीक है, आप हमारी बात सुन लो वरना हमारी नौकरी गई। ठीक है, इरविन रोते रोते पहुंचा कहां? महात्मा गांधी के पास कि सर प्लीज सर माफ कर दो सर, बंद कर दो ये मूवमेंट, ठीक है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी सर। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात को, हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है कि हाँ चलो ठीक है तुम, लेकिन एक शर्त होगा इस पे कि हम तुम्हारे सामने 12 शर्तें रखेंगे, तुम्हें 12 शर्त को मानना पड़ेगा, तब जाकर के तुम 12 शर्त को मानना पड़ेगा, तब जाकर के मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करेंगे। ठीक है, तो 12 शर्तें आई थी यहां पे। अब ना कुल 12 शर्तों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन एक शर्त जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शर्त जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो था कि सारे जो प्रिजनर्स थे,
सारे जो प्रिजनर्स थे जो रिवॉल्ट कर रहे थे, किसके लिए? नेशन के लिए, ठीक है, हमारी धरती के लिए, मतलब इंडिया के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे, नेशनलिज्म के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे। गांधी जी ने डिमांड करा कि ठीक है भैया, हम तुम्हारी बात सुन करके हम लोग छोड़ देते हैं, क्या मतलब सॉरी, हम लोग नॉन सिविल डिसोबीडियंस छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे सिविल डिसोबीडियंस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सारे प्रिजनर्स को छोड़ोगे। यहां पे इरविन ने ना चाल चल दी। इरविन ने चाल क्या चली, जो एग्रीमेंट बना, इरविन में इसमें ऐड कर दिया पॉलिटिकल, प्रिजनर के आगे ऐड कर दिया पॉलिटिकल, ठीक है। गांधी जी को ये चीज पता नहीं थी, मतलब एक्चुअली पता थी, बट उन्हें लगा कि हाँ पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब सही कह रहा है कि सारे प्रिजनर को छोड़ देगा जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे। एक्चुअली उस वक्त भी मर्डर हुआ करते थे, रेप क्राइम होता ही था, इस वजह से प्रिजनर लिखना सही भी नहीं था, पॉलिटिकल प्रिजनर लिखना सही था, बट ये चाल थी एक्चुअली इरविन की। अब चाल क्या थी इसको समझेंगे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस जो है गांधी जी ने इरविन की बात मान करके बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, मैकडोनाल्ड जो थे वो चाहते थे गांधी जी से मिलना, कि कौन है ये बंदा जिसने एकदम बरकम मचा के रख दिया पूरे देश में। तो मैकडोनाल्ड जो थे वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। जो मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी जी को बुलाया। इरविन को बोला कि गांधी जी को भेजो, कहां भेजो, इंग्लैंड लाओ। सेकंड राउंड टेबल पे एक्चुअली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं, थर्ड की कोई वैल्यू नहीं, बस इतना समझो। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहां पे लड़ाई हो जाती है BR अंबेडकर और महात्मा गांधी से। आपको 2 नाम याद रखने हैं इसमें, पहला नाम है BR अंबेडकर, दूसरा नाम है महात्मा गांधी। ये दोनों जाते हैं लंदन, ठीक है। यहां पे क्या बोला था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ देंगे, लेकिन जो भगत सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा भगत सिंह का, ठीक है। जो भगत सिंह थे ये पता जेल क्यों गए थे? ये जेल इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बम फोड़ दिया था, लेकिन उससे किसी की जान नहीं गई थी, ठीक है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में बम फोड़ दिया था, लेकिन उससे किसी की जान नहीं गई थी। इसको ना रिहा नहीं किया, इसको नहीं छोड़ा। इसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली वही सरकार थी, वही जज, वही वकील, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की सरकार थी, ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह को नहीं छोड़ा। अब भगत सिंह को नहीं छोड़ा तो भगत सिंह के साथ क्या हुआ, इनको फांसी दिला दी गई, भगत सिंह को फांसी दिला दी गई, ठीक है। जैसे ही भगत सिंह को फांसी दिला दी गई, इस वक्त जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही है तो BR अंबेडकर और महात्मा गांधी कहां है? लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही भगत सिंह को फांसी दिला गई और महात्मा गांधी और BR अंबेडकर वापस इंडिया आते, उन्हें पता चला कि भगत सिंह को जो फांसी दिला दी गई है, उसके बाद एक और चीज हुआ था, कांग्रेस जो था, कांग्रेस को इलीगल कर दिया गया था, ठीक है। कांग्रेस को इलीगल कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू को जेल भेज दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें फिर से हो गई थी। जब ये सारी चीजें महात्मा गांधी को पता चली, कौन सी चीजें, भगत सिंह को फांसी दी गई, कांग्रेस इलीगल हो गया, जवाहरलाल नेहरू जेल चले गए, तो 1932 में गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस रीस्टार्ट करा। जब सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने रीस्टार्ट करा तो उस वक्त में वोमेन्स का सपोर्ट मिला, उन्हें वोमेन्स का बहुत सपोर्ट मिला। जैसे कि वोमेन्स ने फॉरेन क्लॉथ्स को, फॉरेन जो शॉप्स थे, जैसे लिक्विड शॉप्स थे या फॉरेन क्लॉथ्स के शॉप्स थे, उनको लूट लिया, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से वोमेन्स ने पूरी सपोर्ट करी महात्मा गांधी को। जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अपनी पेस खो देता है। कब? 1934 में। सिविल डिसोबीडियंस जो है वो अपनी पेस खो देता है, कब? 1934 में, ठीक है। उसके कुछ रीजंस है, इस रीजंस को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बस लास्ट चीज समझ लेनी है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मैकडोनाल्ड था, मैकडोनाल्ड ने एक चीज पेश करी, उन्होंने बोला कि हम दलित जो मुस्लिम है उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर में उनको हम सेपरेट सीट देंगे। महात्मा गांधी ने इस चीज से मना कर दिया था कि नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था दलित हिंदू ही है, हम दलित को सेपरेट सीट नहीं देंगे, आप हमारी यूनिटी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन BR अंबेडकर जो थे वो बोल रहे थे नहीं, मैकडोनाल्ड सही कह रहा, महात्मा गांधी बोले थे नहीं, मैकडोनाल्ड गलत कह रहा है। तो BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, जिसको कि 1932 पूना समझौता के तहत महात्मा गांधी और BR अंबेडकर ने डिस्कस करा कि ठीक है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन जब हमें ब्रिटिशर्स से पूरी तरीके से आजादी मिल जाएगी तब हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम
दलित के बारे में, जो डिप्रेस क्लासेस है उनके बारे में हम कुछ ना कुछ विचार करेंगे उनके डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी। अगले लेक्चर में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस इट्स पेस, क्यों आखिर अपना पेस को इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।